नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आई हूँ शरीर रचना के ऊपर। तो पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने संरचना के ऊपर, आई होप आपको वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित भी हुई होगी। तो अभी हम करेंगे एक वीडियो है जो शरीर रचना के ऊपर है। वो जो लोग पीजी योगा कर रहे हैं और जो एमए योगा कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आइए शुरू करते हैं। कौन है? इस प्रश्न का उत्तर श्रद्धा और विश्वास द्वारा स्वयं में ही मिल जाता है, क्योंकि इस प्रश्न का संबंध स्थूल से परे सूक्ष्म में है। इसीलिए इसकी जानकारी की शुरुआत हमारे स्थूल से, जिसे हम शरीर कहते हैं, होती है। आइए हम अपनी जानकारी इसी स्थूल शरीर की रचना से करते हैं। जीवधारी के शरीर की रचना पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी से हुई है। इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां करती हैं। आकाश का गुण है शब्द, और शब्द हम कान से सुनते हैं। आज हम टेलीविजन तथा रेडियो द्वारा सारे विश्व को देख सुन सकते हैं। ये आकाश तत्व से ही संभव है। वायु का गुण है स्पर्श, स्पर्श हम त्वचा से करते हैं। अग्नि का गुण है प्रकाश, प्रकाश हम आंखों से देखते हैं, इससे हमें गर्मी भी मिलती है। जठराग्नि से पाचन का काम भी होता है। जल का गुण है स्वाद, स्वाद का अनुभव हमें जीवा से होता है। मीठा, नमकीन, फीका, कड़वा, खट्टा, कसैला आदि स्वादों को हम जीवा से चखते हैं। पृथ्वी का गुण है गंध, गंध का ज्ञान हमें नासिका से होता है। इनके अलावा 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुख, हाथ, पांव, लिंग और गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, शरीर के संस्थान, ग्रंथियां आदि 24 तत्वों से हमारे शरीर का संचालन होता है। इन सब पर शासन करने वाला है मन, मन पर शासन करने वाली बुद्धि, बुद्धि का शासक अहंकार और उसका स्वामी है जीवात्मा। प्रकृति ने इस शरीर की रचना अपने आप में पूर्ण की है। इसमें अपने को चलाने, विकार को शरीर से बाहर निकालने, रोगों से बचाने तथा रोगों से स्वस्थ रखने की पूरी व्यवस्था है। केवल प्रकृति के बनाए कुछ नियमों को समझने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। शेष कार्य शरीर स्वयं कर लेता है। जिस प्रकार एक मकान कई प्रकार की छोटी बड़ी ईंटों तथा सीमेंट, चूना, गारा आदि के मेल से बनता है, उसी प्रकार जीवधारियों के शरीर की बनावट अनेक छोटी बड़ी ईंटों से हुई है। अंतर केवल इतना है कि मकान की ईंटें जड़ होती हैं और शरीर की ईंटें सजीव। इन सजीव ईंटों को कोषाणु कहते हैं। कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई चपटा तो कोई गोल। इन कोषाणुओं को हम आंखों से नहीं देख सकते। शरीर की रचना एक बड़े राज्य के समान होती है। जैसे राज्य के शासन के काम कई विभागों के जिम्मे होते हैं और वे विभाग अपने अपने कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, वैसे ही शरीर के भी कई विभाग होते हैं। कई अंगों से मिलकर एक विभाग बनता है। शरीर के विभाग को संस्थान कहते हैं। संस्थान के सब अंग एक दूसरे के सहकारी तो होते ही हैं, संस्थान भी एक दूसरे के सहकारी होते हैं। शरीर का ये सह व्यापार ठीक ढंग से हो, आपके भीतरी अंग पूरी तरह सक्रिय रहें, ताकि आपकी आयु लंबी हो और पूरी आयु आप स्वस्थ व युवा रहें। इसीलिए योगाभ्यास की आवश्यकता है। शरीर के मुख्य संस्थान: अस्थि संस्थान, हड्डियां; संधि संस्थान, संधियां; मांस संस्थान, मांसपेशियां; रक्त और रक्तवाहक संस्थान, रक्त और वे अंग जिनकी सहायता से समस्त शरीर में रक्त भ्रमण करता है, जैसे कि हृदय, धमनियां और शिराएं; श्वासोच्छ्वास संस्थान, वे अंग जिनसे हम श्वास लेते हैं, जैसे नासिका, टेंटुआ, फुफ्फुस आदि; पोषण संस्थान, मुख, दांत, मेदा, छोटी बड़ी आंतें, क्लोम, यकृत आदि; मूत्रवाहक संस्थान, जिन अंगों से मूत्र बनता है और बाहर निकलता है, जैसे गुर्दे, मूत्राशय आदि; वात या नाड़ी संस्थान, इनमें मस्तिष्क और वे अंग हैं
जिनके द्वारा मस्तिष्क शेष शरीर पर शासन करता है, जैसे मस्तिष्क, नाड़ियां, वात सूत्र आदि। विशेष ज्ञानेंद्रियां चक्षु, कान, त्वचा, नासिका और जेबा। उत्पादक संस्थान वे अंग जिनके द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है, जैसे अंड, शिश्न, योनि, गर्भाशय आदि। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में कार्य करती हैं। योगासनों का प्रभाव रीढ़, मांसपेशियों, रक्त संस्थान, नाड़ी संस्थान तथा पाचन यंत्रों पर पड़ता है। हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क से क्योंकि इनका घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इन सब अंगों के कार्यों एवं रचना की मोटे तौर पर व्याख्या यहाँ की जा रही है। मेरुदंड रीढ़। गर्दन, पीठ और कमर के बीच में रीढ़ होती है। इसके 26 भाग होते हैं जो आपस में बंधे रहते हैं। रीढ़ की अस्थियों को मोहरे या गोटे कहते हैं। यदि मेरुदंड एक ही हड्डी का होता तो जो गति गर्दन या धड़ में होती है वह न हो पाती। हमारे शरीर के स्वास्थ्य और यौवन का संबंध इसी रीढ़ के स्वस्थ होने से है। रीढ़ में जितनी लचक रहेगी, ये 26 मोहरे साफ रहेंगे। इनके मुड़ने तोड़ने में रुकावट नहीं होगी और हमारा स्वास्थ्य और यौवन भी बना रहेगा। इन 26 अस्थियों में से 7 गर्दन में, 12 पीठ में, 5 कमर में और शेष 2 कमर के नीचे गुदा के पास होती हैं, जो 9 के जोड़े से 2 बनती हैं। इन्हीं के मध्य से सिर के पिछले भाग से सुषुम्ना नाड़ी निकलकर गुदा द्वार के पास तक आती है, जो सारे शरीर का नियंत्रण करती है। मांसपेशियां अस्थि पिंजर के भीतर शरीर के कार्य को चलाने के लिए कोमल अंग होते हैं, जो सौत्रिक तंतुओं द्वारा इन अस्थियों से जुड़े रहते हैं। शरीर में कई तरह की ग्रंथियां होती हैं, जो शरीर को चलाने का काम करती हैं। अस्थियों को ढकने तथा ग्रंथियों और अन्य कोमल अंगों की रक्षा के लिए मांसपेशियां होती हैं, जिनसे शरीर सुडौल बनता है। इन मांसपेशियों के ऊपर चर्बी यानी वसा होती है और उससे ऊपर त्वचा, जो शरीर पर दिखाई देती है। मांस का ये विशेष गुण है कि ये सिकुड़कर मोटा और छोटा हो जाता है और फिर अपनी पूर्व दशा को प्राप्त कर लेता है। मांस के सिकुड़ने को संकोच और फैलने को प्रसार कहते हैं। गतियां हमारे शरीर में 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक वे जो हमारी इच्छानुसार होती हैं और हो सकती हैं, जैसे चलना, फिरना, बोलना, हाथ उठाना, भोजन चबाना आदि। क्योंकि ये गतियां इच्छा के अधीन होती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक गति कहते हैं। दूसरी गतियां वे हैं जो हमारे बस में नहीं है। हम उनको अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते और न जब वे रुकी हो तो उन्हें चला सकते हैं। हृदय धड़कता रहता है, हम उसे बंद नहीं कर सकते। आंतों में गति होती रहती है, जिसके कारण भोजन ऊपर से नीचे को सरकता है। प्रकाश के प्रभाव से हमारी आंख की पुतली सिकुड़कर छोटी और अंधकार के प्रभाव से फैलकर चौड़ी हो जाती है। ऐसी गतियां इच्छा के अधीन न होने के कारण अनैच्छिक या सहज गतियां कहलाती हैं। रक्त संस्थान, फुफ्फुस और हृदय। मनुष्य का हृदय उसकी बंद मुट्ठी से बहुत कुछ मिलता जुलता है और वो छाती में बाईं तरफ फेफड़ों के बीच में स्थित है, जिसे अक्सर तेज दौड़कर आने के बाद तथा घबराहट के समय तेजी से धड़कता हुआ अनुभव किया जा सकता है। सारे शरीर को हृदय से रक्त देने तथा उसे वापस हृदय में लाने के लिए 2 प्रकार की नलियां होती हैं, जो सारे शरीर में फैली रहती हैं। इनमें से कई तो बाल से भी बारीक होती हैं। रक्त को ले जाने वाली ये नलियां धमनियां कहलाती हैं, जबकि अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस लाने वाली नलियां शिराएं। हृदय की दाहिनी ओर दाहिना और बाईं ओर बायां फेफड़ा है। हृदय एक सौतेक तंतु से निर्मित आवरण से ढका रहता है। ये आवरण एक थैली के समान है, जिसके भीतर हृदय रहता है। इसको हृदय कोश कहते हैं। हृदय मांस से निर्मित एक कोष्ठ है, जिसके भीतर रक्त भरा रहता है। ये भीतर से एक खड़े मांस के पर्दे द्वारा दाहिनी ओर 2 कोठरियों में विभक्त है। इन दोनों कोठरियों का आपस में कोई संबंध नहीं है,
प्रत्येक किवाड़ सौतरिक तंतु से निर्मित है और इस प्रकार लगे हुए हैं कि नीचे की तरफ को ही खुलते हैं। इसलिए रक्त ऊपर की कोठरी से नीचे की कोठरी में आ तो सकता है, लेकिन ऊपर की कोठरी में जा नहीं सकता। इस प्रकार हृदय में 4 कोठरियां हैं। हृदय कभी एक सा नहीं रहता, वह कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है। सिकुड़ने और फैलने से उसकी धारणा शक्ति घटती बढ़ती रहती है। फुफ्फुस रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। इन अंगों में शुद्ध होकर रक्त 4 नलियों द्वारा बाएं ग्राहक कोष्ठ में लौट आता है। कोष्ठ भर जाने पर सिकुड़ने लगता है और उसमें से रक्त निकलकर बाईं तरफ के नीचे वाले कोष्ठ में आता है। कोष्ठ में पहुंचने पर कपाट के किवाड़ ऊपर उठकर बंद होने लगते हैं और जब कोष्ठ सिकुड़ता है तो वो पूरे तौर से बंद हो जाता है, जिससे रक्त लौटकर ऊपर वाली कोठरी में नहीं आ सकता। कोष्ठ के सिकुड़ने पर रक्त बृहद धमनी में आता है। बृहद धमनी से बहुत सी शाखाएं फूटती हैं, जिनके द्वारा रक्त शरीर में पहुंचता है। हृदय के कोष्ठ रक्त को आगे की ओर धकेलकर फैलने लगते हैं और शीघ्र ही पूर्ण दशा को प्राप्त होते हैं। ये कार्य 1 मिनट में 70 से 75 बार होता है, जिसे हम नाड़ी स्पंदन भी कहते हैं। छोटे बच्चों में हृदय की धड़कन तेज और बुढ़ापा आने पर ये मंद पड़ जाती है। हृदय एक बार में 60 से 80 ग्राम रक्त पंप करता है। हृदय 1 मिनट में 5 से 6 लीटर के लगभग रक्त शरीर को भेजता है। ये क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है।